गुड मॉर्निंग। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम RAC थ्योरी अर्थात रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय की थ्योरी का अध्ययन करने वाले हैं। जो छात्र ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कंप्लीट कर ली है या फिर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या मैकेनिकल ब्रांच से जो BTech कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जिन छात्रों ने ITI कंप्लीट कर ली है और अब इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या भेल गेल या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें RAC थ्योरी आती हो, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। YouTube चैनल के माध्यम से हम RAC थ्योरी का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों देखो, RAC थ्योरी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 19, वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो लोको पायलट और टेक्नीशियन या फिर भेल गेल इसरो DRDO किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। या फिर जो छात्र ITI कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो देखो भाई, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आने वाले दिनों में। हम पढ़ेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, टेम्परेचर पढ़ेंगे, तापमान क्या होता है, हीट पढ़ेंगे, उष्मा उष्मा क्या होती है। बेसिक रेफ्रिजरेशन की परिभाषा पढ़ेंगे, क्या होता है बेसिक रेफ्रिजरेशन की विधियाँ पढ़ेंगे, किन किन विधियों से ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। जो बड़े कंप्रेसर होते हैं वो कहाँ यूज आते हैं, जो डोमेस्टिक क्षेत्र होता है उसमें कौन से कंप्रेसर होते हैं, अर्थात घरेलू क्षेत्र में कौन से कंप्रेसर लगे होते हैं, या जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर या फिर विंडो AC, स्प्लिट AC, इनमें कौन सा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का पूरा अध्ययन हम कंप्रेसर चैप्टर में करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कंडेंसर हीट को कैसे रिजेक्ट करता है, कंडेंसर कितने टाइप का होता है, कंडेंसर है वो डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर कौन सा कंप्रेसर होता है या कॉमर्शियल एरिया के अंदर कौन सा कंप्रेसर होता है, ये इस कंडेंसर टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इवापोरेटर अर्थात वाष्पीतर, जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं या कूलिंग यूनिट बोलते हैं, ये कितने टाइप की होती है या फ्रीजर क्या काम करता है, इसका अध्ययन हम इवापोरेटर चैप्टर में करेंगे। इसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व एंड ड्रायर अर्थात प्रसारण वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करता है एक्सपेंशन वाल्व, ड्रायर क्या काम करता है, इसका अध्ययन हम एक्सपेंशन वाल्व और ड्रायर में करने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक आता है रेफ्रिजरेंट अर्थात प्रशीतक, जो सिस्टम में गैस होती है उसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान में विंडो AC में कौन सी रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं, स्प्लिट AC के अंदर कौन सी रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं, या फिर रेफ्रिजरेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, पुराने टाइम में रेफ्रिजरेंट को कैसे प्रयोग करते थे, ये सब हम रेफ्रिजरेंट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम, देखो, बेसिक रेफ्रिजरेशन, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, ड्रायर और रेफ्रिजरेंट। इसके बाद अध्ययन करेंगे रिट्रोफिटिंग एंड थर्मल इंसुलेशन। रिट्रोफिटिंग क्या होता है, पुराने टाइम में जो सिस्टम आते थे उनमें CFC आती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती थी, जो ओजोन डिप्लेटिंग करती थी, ओजोन डिप्लेशन करती थी, ओजोन परत को हानि पहुंचाती थी। ओजोन दिवस भी मनाते हैं हम 16 सितंबर को। तो विश्व मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लागू किया गया था जिसके आधार पर ये ओजो CFC पर बैन कर दिया गया है। तो इस आधार पर रिट्रोफिटिंग में सीखेंगे कि कैसे गैस को चेंजिंग करते हैं सिस्टम में, तो इसमें रिट्रोफिटिंग चैप्टर में आ जाएगा। देखो भाई, इसके बाद आता है विंडो AC। जो हम खिड़की में AC लगाते हैं उसको बोलते हैं विंडो AC। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे विंडो AC कैसी काम करती है, विंडो AC के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, विंडो AC में कौन सी गैस होती है,
कितना बड़ा रूम होता है उसके लिए कितनी बड़ी विंडो एसी लगाए, कितने टन की लगाए, 1 टन की लगाए या 1.5 टन की लगाए या 2 टन की लगाए, तो विंडो एसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी जो एसी होती है वो एसी इंडोर यूनिट अंदर लगा होता है, आउटडोर यूनिट बाहर लगा होता है। ये अध्ययन करेंगे हम कि अंदर वाले इंडोर यूनिट में क्या होता है या आउटडोर जो बाहर लगा होता है उसमें क्या होता है। स्प्लिट एसी की क्षमता किस में होती है, ये स्प्लिट एसी के अंदर अध्ययन करेंगे हम आने वाली कक्षाओं में। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कार एसी। जो ऑटोमोबाइल एसी आती है, जो कार के अंदर एसी आती है, उसके जो डैशबोर्ड होता है उसमें क्या लगा होता है, कूलिंग कोयल कहाँ लगी होती है, या इंजन के पास कंप्रेसर कहाँ लगा होता है, कंप्रेसर को कैसे संचालित किया जाता है, मोटर द्वारा संचालित किया जाता है या फिर इंजन के द्वारा बेल्ट को जोड़कर संचालित किया जाता है, ये हम अध्ययन करेंगे कार एसी के अंदर। साथियों, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से RAC थ्योरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। RAC थ्योरी पढ़ाने वाले इंडिया में बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच है वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हीं में ये ब्रांच उपलब्ध है, प्राइवेट कॉलेज वाले इस ब्रांच को नहीं ले पाते हैं, बहुत कम है, क्योंकि इसकी जो लैब का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है, करोड़ों में होती है इनकी लैब। तो देखो, इसके बाद अध्ययन करेंगे कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के द्वारा हम देखेंगे कि जो कंडेंसर के द्वारा जो पानी गर्म होता है उसको वापस कैसे ठंडा किया जाता है, ये अध्ययन करेंगे हम कूलिंग टावर के अंदर। कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं, जो नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग टावर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, देखो। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार, पंप एंड ब्लोअर। वाटर जल उपचार यानी अशुद्ध जल से कूलिंग टावर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या कंडेंसर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुद्ध जल कैसा होता है, ये अध्ययन करेंगे हम। वाटर ट्रीटमेंट एंड पंप ब्लोअर, पंप कितने प्रकार के होते हैं या ब्लोअर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अध्ययन करेंगे हम वाटर ट्रीटमेंट पंप एंड ब्लोअर विषय के अंदर। देखो, इसके बाद आता है वाटर कूलर एंड डीप फ्रीजर, जो हम घरों में यूज़ करते हैं या रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं या स्कूलों में यूज़ करते हैं। वाटर कूलर, डीप फ्रीजर और बॉटल कूलर, इनका अध्ययन करेंगे। वाटर कूलर कितने प्रकार का होता है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, वाटर कूलर के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है, बॉटल कूलर के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है, यदि इसमें कुछ चेंजिंग की जाए रेफ्रिजरेंट की तो कैसे करते हैं, ये अध्ययन करेंगे हम वाटर कूलर एंड बॉटल कूलर टॉपिक के अंदर। देखो, इसके बाद आता है आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज। जो बर्फ प्लांट होता है उसमें कितने इवापोरेटर लगे होते हैं, कितने कंप्रेसर लगे होते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है या फिर कोल्ड स्टोरेज होता है, इनका टेम्परेचर कितना होता है, इसमें कंडेंसर कहाँ लगा होता है, कौन सा कंडेंसर होता है, कौन सा कंप्रेसर होता है, ये अध्ययन करेंगे हम आइस प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज के अंदर। इसके बाद आता है साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या है, कैसे टेम्परेचर की जो वायु दाब या टेम्परेचर की जो रेखाएं होती हैं उनको साइक्रोमेट्री चार्ट के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है, निम्न दाब वाली, उच्च दाब वाली जो वाष्प रेखाएं हैं या फिर जो तापमान है उसको कैसे दर्शाया जाता है साइक्रोमेट्री चार्ट के अंदर, इसका अध्ययन करेंगे हम साइक्रोमेट्री के अंदर। रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर जो साइक्रोमेट्री चार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो, इसका अध्ययन करेंगे हम साइक्रोमेट्री चार्ट का बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इसके बाद आता है सेंट्रल एसी। जो केंद्रीय एसी होती है सेंट्रल एसी, उसमें कितने इवापोरेटर लगे होते हैं, कितने कंडेंसर लगे होते हैं, कितने कंप्रेसर लगे होते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है, ये सेंट्रल एसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डक्ट कितने टाइप का होता है, यदि सिस्टम अंदर लगा दे और डक्ट के द्वारा वायु को कैसे विभाजित किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे सेंट्रल एसी एंड डक्ट टॉपिक के अंदर। इसके बाद आता है पैकेज एसी, ये सेंट्रल एसी हो गया। इसके बाद आता है पैकेज एसी और इंडस्ट्रियल एसी। पैकेज एसी क्या होती है, पैकेज एसी में कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं, पैकेज एसी का क्या लाभ है, पैकेज एसी से क्या हानि है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं पैकेज एसी
और इंडस्ट्रियल एसी चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रियल एसी पढ़ेंगे। इसमें कौन सा इवापोरेटर लगा होता है, इंडस्ट्रियल एसी होते हैं इसमें कितने एचपी का कंप्रेसर लगा होता है, कौन सा प्रशीतक होता है। टॉपिक नंबर 17 में पढ़ेंगे पैकेज एसी एंड इंडस्ट्रियल एसी। इसके बाद आता है कॉमर्शियल एसी प्लांट एंड चिलर। जो व्यावसायिक एसी प्लांट होते हैं या जो चिलर होते हैं, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों, इसका अध्ययन करेंगे हम कॉमर्शियल एसी प्लांट एंड चिलर सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक के अंदर। तो साथियों इसके बाद आता है VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम जो क्या काम करता है, कैसे होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं इसके अंदर, ये पढ़ेंगे हम 19 नंबर चैप्टर के अंदर। तो साथियों आने वाले दिनों में हमने जो चैप्टर देखे हैं, बेसिक रेफ्रिजरेशन, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, ड्रायर, रेफ्रिजरेंट, रिट्रोफिटिंग एंड थर्मल इंसुलेशन, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कार एसी, कूलिंग टावर, वाटर ट्रीटमेंट पंप एंड ब्लोअर, वाटर कूलर, बॉटल कूलर एंड डीप फ्रीजर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, साइक्रोमेट्री, सेंट्रल एसी, डक्ट, पैकेज एसी एंड इंडस्ट्रियल एसी, कॉमर्शियल एसी प्लांट एंड चिलर और VRF सिस्टम, ये पढ़ने वाले हैं। जो छात्र ITI कर रहे हैं या जो मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या मैकेनिकल ब्रांच से जो BTech करें, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। या जो इसरो, बेल, गेल, लोको पायलट, एसी टेक्नीशियन की जो तैयारी करें या जो डेयरी विभाग की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखो आज शुरू कर रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन से। रेफ्रिजरेशन की परिभाषा देखेंगे। यदि रेफ्रिजरेशन वर्तमान युग में RAC व्यवसाय नहीं होता, R&AC व्यवसाय नहीं होता तो क्या होता, R&AC व्यवसाय की फुल फॉर्म होती है, R का मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखो बेसिक रेफ्रिजरेशन चैप्टर हमने शुरू किया आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है A1 ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखो रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन देखो भाई, यानी इसका अर्थ क्या है रेफ्रिजरेशन का, किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखना। अर्थात यदि जो आप बैठे हैं बच्चों, जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, उस रूम का तापमान जो बाहर का तापमान है उससे कम बनाए रखना क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देखो, किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखने की प्रक्रिया रेफ्रिजरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रेफ्रिजरेशन कहलाती है। देखो डेफिनेशन इसकी, किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखना क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ये क्या हो गया, देखो समझो इसको। जैसे मेरा ये रूम है, इसके जो बाहर का तापमान है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने इस रूम के अंदर एक एसी लगा दी। पहले रूम का एसी लगाने से पहले रूम का टेम्परेचर था
45 डिग्री सेंटीग्रेड और मुझे गर्मी महसूस हो रही है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने इस रूम के अंदर एक एसी लगा दी, एयर कंडीशनर लगा दिया, तो देखो इस रूम का टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या डाउन भी कर सकते हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखना क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन कहलाता है। यानी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी स्थान का तापमान निश्चित कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन यही है कि किसी भी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखना। किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेशन कहलाती है। इस RAC व्यवसाय के अंदर आपको 3 शब्द एक से देखने को मिलेंगे। एक तो होता है रेफ्रिजरेशन, एक तो होता है दोस्तों रेफ्रिजरेशन, एक होता है रेफ्रिजरेटर। आज ही बता देता हूँ, ये रेफ्रिजरेटर और एक होता है रेफ्रिजरेंट। तीनों नाम एक से हैं देखने में, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेंट। तीनों में डिफरेंस क्या देखो। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है, क्या है? एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी निश्चित स्थान का तापमान कम बनाए रखते हैं। रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है? यह एक यंत्र है जिसके अंदर ये प्रक्रिया काम में लेते हैं। जो अपना फ्रिज होता है ये एक यंत्र है, और जो रेफ्रिजरेशन है एक प्रक्रिया है, ये एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है, यंत्र है या इकाई है, जो कोई भी निकाय है। और रेफ्रिजरेंट एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। इस यंत्र के अंदर ये प्रक्रिया काम में लेते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ये माध्यम होता है। तो रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस और रेफ्रिजरेटर इज ए सिस्टम और रेफ्रिजरेंट इज ए मीडियम, माध्यम है। तो देखो रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेंट के अंदर हमने डिफरेंस देख लिया। अब शुरू कर रहे हैं हम जो अपना बेसिक रेफ्रिजरेशन जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय को आगे देखो। रेफ्रिजरेशन हमने देखा कि किसी निश्चित स्थान का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में कम बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेशन कहलाती है। ये तापमान क्या होता है? तापमान डेफिनेशन देखो, तापमान क्या होता है इसकी। तो देखो डेफिनेशन तापमान की, किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक की गर्माहट या ठंडक के माप को तापमान कहा जाता है, या तापमान कहलाता है। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडक के माप को तापमान कहा जाता है। कैसे भाई? यदि हम ये बताएंगे ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु ठंडी है, तो किसके द्वारा अनुमान लगेंगे वस्तु का? तापमान के द्वारा। तापमान को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसका नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर। कोविड-19 जो महामारी आई थी उसमें आपने सभी ने थर्मामीटर का प्रयोग किया होगा। शरीर का टेम्परेचर जो नापने के लिए आपने थर्मामीटर यूज में लिया होगा। तो तापमान मेजर करने की जो यंत्र है उसका नाम है थर्मामीटर, और तापमान मापने के लिए जो पैमाने हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब तापमापक पैमाने जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो पैमाने जो अपने RAC व्यवसाय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन पैमानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं तापमान, टेम्परेचर, तापमान अर्थात टेम्परेचर। हमने देखा तापमापक यंत्र है वो थर्मामीटर,
यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर। 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 जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में रखता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी भी कमरे का तापमान निश्चित बोल सकते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देखो थर्मामीटर में जो पैमाने यूज करते हैं वो देखो, पैमाना, मापक पैमाने। थर्मामीटर जो आरएसी व्यवसाय के अंदर हम यूज करते हैं उसमें एक आता है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। एक तो आता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोल सकते हैं सेल्सियस। सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। देखो भाई, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का जो थर्मामीटर आता है उसमें पानी का जो जमाव बिंदु अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसके अंदर जो पानी है उसका जमाव बिंदु कितना होता है? पानी का जमाव बिंदु कितना होता है? जमाव बिंदु, जो जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो उबाल बिंदु होता है पानी का, जिसको हम क्वथनांक पॉइंट बोल सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इसके अंदर पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो उबाल बिंदु होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अर्थात क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो थर्मामीटर जो तापमान मापक दूसरा यंत्र है, जो पैमाना है, उसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट बोल सकते हो आप। जो दूसरी स्केल आती है उसका नाम है फ़ारेनहाइट। क्या आती है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट बोल सकते हो, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो पानी होता है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो पानी होता है उसका जमाव बिंदु, पानी जो वाटर होता है H2, वो पानी का जमाव बिंदु कितना होता है? जमाव बिंदु, जमाव बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो उबाल बिंदु होता है, जो क्वथनांक पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है? उबाल बिंदु, जो उबाल बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल में यूज करते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि किसी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया या 98.6 से कम हो गया या 98.6 से ज़्यादा हो गया तो उस मनुष्य का शरीर है वो सही स्थिति नहीं बताता है, और वो किसी भी डिजीज़ का शिकार हो सकता है या फिर उसका संतुलन बिगड़ सकता है शरीर का। तो देखो आगे आता है एक अंतर्राष्ट्रीय मापक पैमाना जिसको बोलते हैं केल्विन, SI। तापमान की जो SI इकाई होती है वो केल्विन में होती है, केल्विन। केल्विन के अंदर पानी का यदि मैं जमाव बिंदु की बात करूं, पानी का जमाव बिंदु, पानी का जमाव बिंदु वो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। और यदि मैं इसके अंदर उबाल बिंदु की बात करूं, उबाल बिंदु तो होता है 373 केल्विन। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और अब केल्विन। अब एक और बचा है जो है र्यूमर, एक और बचा है जो है र्यूमर। यदि मैं र्यूमर पैमाने की बात करूं दोस्तों, यदि मैं र्यूमर पैमाने की बात करूं, र्यूमर स्केल की मैं बात करूं,
देखो र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल, इसके अंदर जो पानी होता है, जो पानी, उसका जमाव बिंदु कितना होता है? पानी का जमाव बिंदु वो होता है 0 डिग्री र्यूमर, और जो उबाल बिंदु होता है, वो होता है 80 डिग्री र्यूमर, 80 र्यूमर बोल सकते हैं। हमने देखा सेंटीग्रेड स्केल में पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल में जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबाल बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में देखा जमाव 273, उबाल 373, और र्यूमर में देखा 0 और 80। अब देखो पैमाने का एक क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होता है एग्ज़ाम के अंदर, RSC वैशाली के अंदर, मेट्रो के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो JMRC जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या जो ITI के NCVT जो बोर्ड जोधपुर एग्ज़ाम करवाती है या किसी भी स्टेट का हो, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट बताओ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट क्या होगा, ऐसे आता है। या क्वेश्चन आ जाता 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर फ़ारेनहाइट होगा। या ऐसे आ जाए कि एक रूम में एक एसी लगी है जिस रूम का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसमें सेंटीग्रेड में तापमान कितना होगा। ये सॉल्यूशन करने के लिए हम अगली क्लास देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक सूत्र में एक संबंध लिख रहा हूँ। डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और सेल्सियस में आपस में जो संबंध है वो देखो क्या होता है। संबंध क्या होता है पैमानों के अंदर संबंध, ये देखो संबंध। जो पैमाने पढ़े हैं हमने डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, उनमें क्या संबंध होता है। तो देखो संबंध ऐसा है, हम जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को C से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड 0 से लेकर 100 तक होता है, अर्थात 100 बराबर भाग हो गया। यदि मैं 100 में से 0 घटाऊँ तो 100 बचेगा, तो C/100। हम जानते हैं फ़ारेनहाइट को F से रिप्रेजेंट करते हैं, F-32 कर दो, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल का जो पैमाना, जो जमाव बिंदु पानी का होता है वो कितना होता है 32, यानी 32 से शुरू होता है, F-32 बटा फ़ारेनहाइट स्केल के जो भाग हैं। देखो 32 से 212 तक, यानी उबाल बिंदु 212 होता है, तो 32 से 212 तक 180 बराबर भागों में बंटा होता है। तो F-32 बटा 180 बराबर K से दर्शाते हैं केल्विन को, तो K-273, क्योंकि ये 273 से शुरू होता है और 373 पर समाप्त हो जाता है, अर्थात इसके 100 बराबर भाग होते हैं। K-273 बटा 100। और R र्यूमर को दर्शाते हैं R/80, क्योंकि यदि 80 में से मैं 0 घटाऊँ तो 80 होता है, 0 से शुरू होता है और 80 पर एंड होता है, तो R/80। इस पैमाने को आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे सभी में नीचे जो संख्या लिखे उसमें 20 का भाग जाए, तब 20×5 100, 20×9 180, 20×5 100 और 20×4 80। तो इसका संबंध आ जाएगा C/5 बराबर F-32 बटा 9 बराबर K-273 बटा 5 और बराबर R/4 आ गया। C/5 F-32 बटा 9, K-273 बटा 5, R/4। ये याद रख लेना, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्या ना हो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे, चाहे फ़ारेनहाइट में पूछे, चाहे केल्विन में पूछे, चाहे र्यूमर में पूछे, आपसे कैसा भी संबंध पूछ ले, यदि हमें ये याद होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन हल